साथियों नमस्कार। मैं एस डी मीणा, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे सर्विस गाइड में आपका स्वागत है। डीआर पर ये जो मेरा वीडियो है आप लोग सब बहुत पसंद कर रहे हैं। संपूर्ण भारतीय रेलवे से मुझे फ़ोन आते रहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं सलाह दे सकता हूँ देता हूँ। आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस रेलवे से देख रहे हैं और किस डिवीज़न से देख रहे हैं, ये भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जिससे कि मुझे पता चले कि वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है और कहाँ-कहाँ लोग देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन बाय डीसी। पिछले वीडियो में हम एग्जामिनेशन इन चीफ की बात कर लिया था। गवाह से जिरह चल रही है, गवाह को इंक्वायरी अफसर ने पूछ लिया और उसने बोल दिया कि मैं आरोप से सहमत हूँ। ये एग्जामिनेशन इन चीफ में हो गया। अब क्रॉस एग्जामिनेशन बाय डीसी, डिफेंस काउंसलर को उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। क्रॉस एग्जामिनेशन करना एक आर्ट है। आदमी से सच बुलवाना है, आदमी से अपने पक्ष में बुलवाना है, तो ये कला है। और इसको आप कला को, इस टूल को कैसे यूज करते हैं, ये उस समय की परिस्थितियों के ऊपर, उस समय के सवाल जवाब के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन डीसी में कुछ गुण होते हैं, उनको बनाए रखना चाहिए। देखो, अगर हर आदमी सच बोले, गवाह सच बोले, आरोपित कर्मचारी सच बोले, डिफेंस काउंसलर सच बोले, इंक्वायरी अफसर सच बोले, डिसिप्लिन ऑथोरिटी सच बोले, तो ये सब की जरूरत ही नहीं पड़े। क्रॉस एग्जामिनेशन की सच बोल दिया और जो होगा वो कर देंगे। लेकिन ये सतयुग की बातें हैं। अब सच पे तो कोई बात ही नहीं है। केस को, झूठे केस को बड़ा चढ़ा के आरोप लगा के भेज देते हैं, तो फिर उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है, डिफेंस काउंसलर की जरूरत पड़ती है। तो डिफेंस काउंसलर को बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए। अब इस कला में क्या है, उसको एक सरलता बनाए, सिंपल रहे, सरलता बनाए रखें। तार्किक क्वेश्चन करें, ऐसे क्वेश्चन करें लॉजिक जिनका जवाब बनता हो, फालतू बात नहीं करें, मतलब तार्किक क्वेश्चन करें। धारणा सामान्य हो, स्पष्ट हो, पेशेंस हो। पेशेंस तो इतना हो कि वो हमारे फेवर में नहीं बोल रहा, फिर भी उखड़ना नहीं है, गर्म नहीं होना है, समझाना है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। खुद का नियंत्रण नहीं खोए। पढ़ने की शक्ति होनी चाहिए, मतलब केस को पूरा पढ़ें, वो क्या जवाब दे रहा है उसे पढ़ें और सहज रहें। पढ़ने और सुनने की शक्ति तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि हर चीज को बार बार पढ़ें, हर चीज को बार बार सुनें। तो जितना पढ़ोगे, जितना सुनोगे, इतना फायदा है। चेहरे से ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि आदमी क्या कहना चाह रहा है, मतलब फेस रीडिंग और बॉडी लैंग्वेज का एक आइडिया होना चाहिए कि आदमी कैसे, क्या बोलना चाहता है। आपको जिस सब्जेक्ट या जिस केस के बारे में आप डीसी बन के गए हो, उसका पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। वो परिस्थिति कैसी थी, वहां क्या हुआ होगा, ये सब चीज का पता होना चाहिए। और बहुत ही सावधानी से आगे बढ़े और गवाह से बहुत सोच समझ के बात करें। गवाह कौन से पॉइंट पर कमजोर पड़ गया, उस पॉइंट को तुरंत पकड़ लेना चाहिए। गवाह और डिफेंस काउंसलर के बीच में ये एक मानसिक युद्ध होता है, और इस मानसिक युद्ध को आपको कैसे जीतना है, ये आपको उस समय ध्यान रखना चाहिए कि गवाह पे आप कितना प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन हमको अपनी सीमाएं नहीं छोड़नी। मैं इंक्वायरी अफसर भी बैठा है, वो आपको करने नहीं देगा, ये लिख देगा नहीं नहीं आप गलत हो। तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन डीसी को छोड़ना भी नहीं है कि अब मैं बंद हो जाऊं ना। जब तक गवाह हाँ नहीं कर दे, अपना उद्देश्य को छोड़ना नहीं। इस बात का ध्यान रखें।
गवाह चालाक है तो आपको आसानी से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, तो आपको बहुत सावधानी रखना चाहिए कि गवाह बहुत चालाक है। लेकिन देखा है कि गवाह कैसे भी करके हमारे पॉजिटिव नहीं बोल रहा है, तो उसको डाउटफुल स्थिति में छोड़ दें। तो डाउटफुल स्थिति में हमको जब हमें रिटन ब्रीफ लिखना होगा या बाद में लिखना होगा, तो लिख सकते हैं कि गवाह का बयान डाउटफुल है। तो ये परिस्थितियों के हिसाब से सोचना है। गवाह अगर विरोध कर रहा है, हमारी जैसा चाह रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, तो उसकी आंखों में आंख डालकर आई कांटेक्ट रखे, उसके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करें। लेकिन हमको कोई ऐसे डांटना डपटना नहीं है, और किसको डांटना वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो इस ढंग से बात रखें। डिफेंस काउंसलर को जो क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तो क्या क्या चीज का ध्यान रखें कि भाषा बहुत सरल होनी चाहिए, जिससे कि सवाल जो पूछा गया है वो आसानी से समझ में आता है। हमको जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसका उद्देश्य निश्चित हो कि हम कैसा जवाब चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो सवाल कर रहे हैं उसका उत्तर आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं ये सवाल कर रहा हूं और इसका उत्तर ये आना चाहिए। अंधेरे में सवाल नहीं पूछे कि मैं कुछ भी पूछ रहा हूं वो कुछ भी जवाब दे रहा है, तो ये ठीक नहीं है। कोई ऐसा सवाल पूछ लिया वो हमारे उल्टा पड़ गया तो कोई मतलब नहीं है। अगर कोई गवाह बातूनी है, ज्यादा बात करता है, तो उसको उकसाएं, बोल भाई और बोल। तो बोलते बोलते वो कहीं न कहीं ऐसी गलती जरूर करेगा कि वो आपके पक्ष में बोल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके पक्ष में वो जहां बोला उस प्रश्न को दोबारा रिपीट नहीं करें और अगले क्वेश्चन पे चले जाएं, क्योंकि आपके पक्ष में वो बोल गया और आपने अगर क्वेश्चन रिपीट किया तो वो उसको सुधार लेगा। वो हाँ कर गया, आपके पक्ष में बोल गया, अगले क्वेश्चन पे ले जाओ, ध्यान भटका दो। लेकिन बात करते करते अगर कोई कमजोर वीक पॉइंट वो बोल रहा है तो उस पर तुरंत आ जाओ कि भाई इसको बोलो क्या है, दोबारा क्लियर करो, तो हो सकता है वो आपके फेवर में बोल जाए। आपको कौन सा सवाल का क्या उत्तर चाहिए, जब ये मिल जाए तो आपको वहां रुक जाना चाहिए। मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन के क्या रूल है कि क्रॉस एग्जामिनेशन आपको कब तक करना है, ऐसा नहीं है कि आ गया तो करना है। हमारा उद्देश्य है कि जो आरोप लगाया है उसके विरुद्ध वो बोल जाए कि हाँ मैं ये मानता हूं कि आरोप सही नहीं है। अब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी बोल सकता है, और आपको लगा कि मेरा ये उद्देश्य पूरा हो गया तो वहां ही रुक जाना चाहिए। फिर आगे कोई प्रश्न पूछ के जोखिम नहीं लेना चाहिए कि ऐसा सवाल हमने पूछा जो हमारे खिलाफ चला जाए। ऐसा प्रश्न पूछना ठीक नहीं है। हो सकता है विटनेस इस ढंग से बात कर रहा हो कि आपको गुस्सा आ जाए, लेकिन गुस्सा पे नियंत्रण रखना है। बिल्कुल बहुत सहज ढंग से गवाह से बात करनी है, और आपको खुद को पता नहीं हो कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो ऐसा प्रश्न पूछना ठीक नहीं है, ऐसा प्रश्न नहीं। गवाह से कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछे कि उसको उसकी मेमोरी याद आए और वो ऐसे साक्ष्य दे दे जो आपके खिलाफ चले जाए। ऐसा सवाल पूछना भी ठीक नहीं है। कभी इतनी बहस उससे नहीं करें। देखो ये मानसिक युद्ध है, या तो आप गवाह को तोड़ दो या गवाह आपको तोड़ देगा। अब आप फालतू उससे उलझोगे, वो आपको तोड़ देगा। तो संयम ढंग से इस ढंग से क्वेश्चन करें कि वो टूट जाए। तो इस चीज का ध्यान रखें। सिंपल क्वेश्चन हो उनको छोड़ दें, लेकिन जब गंभीर क्वेश्चन हो तो उससे आंख में आंख डाल के सवाल जवाब पूछें। इससे आंख में आंख डाल के सवाल जवाब पूछने का बहुत फर्क पड़ता है। आदमी को झूठ बोलता है तो आंख नीचे कर जाता है, तो आंख में आंख डाल के सवाल पूछने से बहुत कुछ अच्छा मिलता है। मतलब उसके ऊपर ये मानसिक प्रेशर बनता है कि ये मुझे छोड़ेगा नहीं। देखो गवाह अगर नम्र लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो आप उनसे नम्रता से पेश आए। अगर कोई चालाक है तो चालाकी से पेश आए, भाई चालाकी से काम करना है।
कभी कभी कुछ लोग ईमानदार होते हैं जिनके बारे में हम पता होता है तो बड़ा ईमानदार आदमी है यार, अब विटनेस में आया है तो इससे ईमानदारी से पेश आए, उसको समझाए, उसको विश्वास में ले कि भाई देख आपकी गवाह से इसकी नौकरी बच सकती है, आपका तो कुछ नहीं होगा। अगर इसके खिलाफ गए और इसकी नौकरी चली जाएगी, इसके बीवी बच्चों का सवाल है, तो आपको क्या मिलेगा। तो ऐसे लोग जब ईमानदार होते हैं तो कभी कभी पक्ष में बोल जाते हैं, ऐसे लोगों का आप ध्यान रखें। कोई जवान लड़का आया गवाह देने, तो वो बोल देखे यार तुम जवान हो, तुम जानते हो इसके बीवी बच्चों का सवाल है, तो दयालु बन के बात करें, हो सकता है वो पक्ष में दे जाए। कभी कोई डरपोक गवाह आ गया, नहीं नहीं साहब मैं तो नहीं बोलूंगा, नहीं नहीं साहब, वो कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि आप कुछ भी कर लो, मैं अभी बताऊंगा आगे डरपोक गवाह का। फिर उसको लेने के लिए फिर उसके साथ थोड़ा कठोर होके बात करनी पड़ेगी, फिर धमकाना ही पड़ेगा कि यार आप ये सब करोगे तो फिर मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे लोगों के साथ जो झूठ बोलते हो या जो डरपोक हो, उनके साथ थोड़ा कड़क होके बात करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अपनी मर्यादा नहीं भूलना। डीसी को अपनी एक ऐसी पहचान बनानी चाहिए कि लोग बोले कि डीसी ये आ रहा है, तो इंक्वायरी अफसर भी संभल के रहे कि यार एक आदमी आ रहा है जो एक इज्जतदार आदमी अपनी सीमाओं में रहता है और ईमानदारी से काम करता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं खास, जिनको हमको दिमाग में पहले से ही रखना है कि ये तो मुझे पूछना ही है, लेकिन उनको तुरंत नहीं पूछे, माहौल बनने दे, गर्म माहौल होने दे, और जब देखे कि माहौल क्रिटिकल पॉइंट पे जा रहा है, जोश में है आदमी और बोल सकता है, उस समय ऐसा क्वेश्चन रखते हैं कि उसको जवाब देना वो आपके फेवर में दे जाएगा। सवाल जवाब करना मैंने बताया, ये एक आर्ट है परिस्थितियों के हिसाब से। मैं आपको यहाँ 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। एक स्टेशन पर होम सिग्नल सेमी ऑटोमेटिक था। होम सिग्नल सेमी तो जलने बुझने वाला ए लगा हुआ था, और आगे गेट था तो एजी भी लगा हुआ था। तो सिग्नल लाल था और एजी बुझा हुआ था। ऑटोमेटिक सेक्शन था थ्रू आउट। लोको पायलट आया, सुबह का टाइम था, गर्मियों का दिन था, तो 5 साढ़े 5 बजे, नहीं तो ऐसा बोल सकते कि दिन है, कि नहीं ऐसा बोल सकते रात है, थोड़ी सूरज निकलने की तैयारी थी और ए और एजी पे थोड़ी सी लाइट ऐसी पड़ती थी सूरज की। ड्राइवर साहब ने सोचा 2 मिनट हो गए चल दे, वो निकल। स्टार्टर दिया हुआ था, ऑटोमेटिक था तो स्टार्टर ग्रीन था, निकल गए साहब। लेकिन देखो, वो लोको पायलट वहां से अपने डेस्टिनेशन तक आ गए, रनिंग रूम में ऑफ ड्यूटी करके सो गए। सुबह 4-5 घंटे बाद जब वहाँ स्टेशन पे टीआई साहब पहुंचे और उन्होंने देखा और रिपोर्ट किया, बोले तो लोको पायलट डेंजर पास हुआ है। तो फिर बात हाईलाइट हुई, लोको पायलट को जगाया, उसके स्टेटमेंट लिए, उसने बोला हाँ मैं होम सिग्नल नहीं दुआ था, 2 मिनट रुक के चला, लेकिन एज में कंफ्यूजन हो गया, सस्पेंड कर दिया है सब बात। ऐसे 5i, अब ऐसे 5 में स्पीड में तो आप लोग जानते ही, और रिमूव करने का उस समय तो बड़ा वो था, अब तो थोड़ा एक्सीडेंट मैनुअल में करेक्शन भी आ गया, उस समय तो ये करेक्शन भी नहीं था। खैर मैं उसका डीसी बना। अब यहाँ बचाव की बात देखो, मैंने स्टेशन मास्टर को और पॉइंट्समैन को जो लिस्ट ऑफ विटनेस में समझाने की कोशिश किया, लेकिन बोले नहीं साहब डेंजर पास हुआ है हमारा तो होम सिग्नल, ठीक नहीं माने। तो क्या सवाल पूछा और क्या जवाब था, उनसे पूछा कि जब गाड़ी पास होती है आपके यहाँ से थ्रू, तो आप लोग खड़े होते हो तो क्या झंडी हाथ में रखते हो। तो बोले एक लाल और एक हरी। क्या ऑब्जर्व करते हो, गाड़ी में देखते हैं कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अच्छा, गाड़ी में जब एबनॉर्मलिटी होती है तो गार्ड को कौन सी झंडी दिखाते हो, बोले लाल। और गाड़ी अगर नॉर्मल हो तो बोले हरी। ये गाड़ी जब पास हुई तो ड्राइवर को ऑल राइट मिलाया था आप लोगों ने कि नहीं साहब। वो जोग्राफिकल ऐसा है स्टेशन कि मैं ड्राइवर जब डेंजर पास करके आया तो मैं भागा के ड्राइवर को रोक दूं लाल झंडी लेके, इतने में मेरे स्टेशन के सामने से निकल गया वो।
ज्योग्राफिकल ऐसा ही है, जब स्टेशन मास्टर भागेगा इतने में इंजन निकल जाता है। मान लिया ड्राइवर निकल गया, स्टार्टर था आगे निकल गया, तो ग्रीन दे रखा था। गार्ड जो थे उसको आपने कौन सा झंडी दिखाया? वो जवाब नहीं थे। बताओ कौन सी झंडी दिखाई? अब अगर लाल बोले तो गार्ड पे आता है कि भाई आपने गाड़ी क्यों नहीं खड़ी की, वो तो लाल झंडी दिखा रहा है। और ग्रीन बोले तो एबनॉर्मलिटी कहाँ हुई, डेंजर पास कहाँ हुआ? बात अटक गई। बुला रहे साहब ने, ये तो सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। फिर बोले साहब मैंने ग्रीन बताई। तो ग्रीन बताई इसका मतलब आपने बोला है कि सब ठीक होगा तो हम ग्रीन बताते हैं, तो सब ठीक था ना, डेंजर पास कहाँ हुआ? फिर एक्सीडेंट मैनुअल लिखा हुआ है ना कि लोको पायलट जब स्पीड करता है तो अगले स्टेशन पे उसको रोकना है, क्रू को चेंज कर देना, उसका वेटलाइजर करना है, सब कुछ करना है। ये सब तो हुआ नहीं। अगर स्पीड ही हुआ तो क्यों नहीं बताया? तो आप सुबह मालूम चला, मतलब तुमको नहीं मालूम था कि स्पीड हुआ है, मतलब स्टेशन मास्टर को नहीं मालूम था कि स्पीड हुआ है, तो फिर कहाँ हुआ स्पीड? पीआई को 4 घंटे बाद मालूम चला, आपको तुरंत नहीं मालूम चला, मतलब आपको कंफर्म नहीं है ना स्पीड हुआ कि नहीं हुआ। तो जो गवाह है उसको तो कंफर्म नहीं था कि स्पीड हुआ कि नहीं हुआ, कोई थर्ड पार्टी बना जो गवाह नहीं है, और वो डाउटफुल हुआ। और लोको पायलट को फर्स्ट में तो खैर पनिशमेंट आया, और फिर अपील में एक पास और एक पीटीओ बन गया। एक केस तो ऐसा बना। अब एक डरपोक गवाह की मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक रेल कर्मचारी था। उस समय जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, उस समय जब पेमेंट बैंक में नहीं जाती थी, कैश हुआ करती थी, जब का किस्सा है। उसको अपने घर जाना था, एक्चुअली कोई स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करनी होगी, जो भी है। खैर उसने एक टेलीग्राम मंगवाया कि मेरी माँ बीमार है। टेलीग्राम आया भाई माँ बीमार है, तो वो रात के टाइम अपने सुपरवाइजर के घर गया, साहब अभी टेलीग्राम आया, माँ बहुत बीमार है, जाना जरूरी है। जाओ यार, 14 दिन की छुट्टी में एलएपी सेंशन एलएपी देनी। अब पेमेंट मैनुअल होता था, पेमेंट कैसे ले? तो उस समय डीपीसी पेमेंट देने आते थे, तो पे ऑथोरिटी का सिस्टम था कि वो पे ऑथोरिटी दे जाए, तो वो सुपरवाइजर को पे ऑथोरिटी देगा, सब मेरी पेमेंट भी ले लेना। बोल ठीक है। 14 दिन की उसकी मास्टर में छुट्टी लगा दी। 14 दिन बाद वो नहीं आया और घर से ही सिक भेज दिया, और सिक का एज पर रूल भेजता रहा, टाइम टाइम से 15-15 दिन का एक्सटेंशन चलता रहा, 3 महीने तक वो नियम का फुल फॉलो। इसी बीच किसी चाहने वाले रेलवे में बहुत होते हैं, ब्रांच अफसर को जाके बोला कि साहब ये तो स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी की तैयारी कर रहा है, सिक में नहीं है, और इसका अगर सिलेक्शन हो गया तो आएगा भी नहीं, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो वापस आ जाएगा। तो साहब को मालूम चला, तो वो आए एक दिन इंस्पेक्शन में, देखा, बोले इसका दिखाओ। बोले इतने दिन से है। बोले साहब छुट्टी गया, मैं बीमार, वो कोई छुट्टी नहीं, फर्स्ट दिन से एब्सेंट लगा। सुपरवाइजर से बोल के एब्सेंट लगवा दी, तो एल की ओवर राइटिंग हुई एब्सेंट, और सिक को भी ओवर राइटिंग किया एब्सेंट, और फिर SF5 भी। वो आदमी जब 3 महीने बाद आ गया, स्टेट गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो SF5 आई। साहब बोले कि अब तुम्हें परमानेंट घर भेज दूंगा, वहीं रहो, हमें रेलवे को ऐसे आदमी की जरूरत। मैं डीसी बना, गजेटेड अफसर ईओ बने, और बोला कि प्रूफ करके देना है, इसको घर भेजो। ठीक, विटनेस आए, सुपरवाइजर आए, मैंने उसे समझाया, भाई टेलीग्राम आया है, आपने इसे छुट्टी दिया है, आपके कहने से गया है। नहीं साहब मैंने तो छुट्टी नहीं दिया। तो मास्टर में ए लग कहाँ है? मास्टर में तो पहले एल है, फिर ए है, पहले एस है, फिर ए है, ये तो ओवर राइटिंग है। कहने मैंने गलती से कर दिया, छुट्टी की एप्लीकेशन निकलवा ली, पहले उसने स्वीकृत लिखी थी, फिर अस्वीकृत किया। बोले ये भी मैंने गलती से किया।
हर चीज गलती से किया, लेकिन वो तो डरपोक विटनेस था ना, नहीं बोल सकता था मैंने छुट्टी दी। खैर, दोपहर को लंच के बाद जब हम रीअसेंबल हुए तो मेरे दिमाग में आया, और मैंने वो जो आरोपित कर्मचारी था उससे पूछा, खाना खा के साथ आ रहे थे, यार मैं तुम 18 से गए थे ना? बोला हाँ। और आप लोगों की पेमेंट तो 22 को होती है? बोला हाँ सर। ये पेमेंट कैसे लिया आपने? साहब मैं इनको पे ऑथोरिटी दे के गया था, इन्होंने पेमेंट ले लिया बाद में मुझे। ठीक। जब हम दोबारा बैठे, इंक्वायरी चली तो फिर बाद लंच के बाद, तो मैंने उसको अगला सवाल पूछा, आपके यहाँ पेमेंट कौन सी तारीख को होती है? 22 को। अब आपको यहाँ एक रूल बता दूं, डीपीसी के टाइम ये नियम था कि आदमी अगर छुट्टी पे हो तो पे ऑथोरिटी किसी भी कर्मचारी को दे जाता था, सुपरवाइजर अपना साइन करता था, उस पर लिखता था एम्प्लॉइज ऑन लीव, और उसको पे ऑथोरिटी पे पेमेंट मिल जाती थी। लेकिन अगर कर्मचारी एब्सेंट में है तो छुट्टी वो नहीं लिख पाएगा क्योंकि एब्सेंट है, तो फिर पेमेंट भी नहीं होती थी और पेमेंट अनपेड में चली जाती थी, फिर बाद में लेने के लिए काफी परेशानी। तो मैंने उसे पूछा कि आपको 22 की तनख्वाह होती है? बोला आई। डीपीसी आया? बोला आया। इसकी पेमेंट हुई? बोला साहब हुई थी। किसने लिया था? बोले मैंने लिया था। तो उसने क्या लिखा था? अब जवाब नहीं दे। अरे साहब बताओ ना क्या लिखा था। अब अगर वो ये बोले मैंने एब्सेंट लगा तो डीपीसी बोलेगा ना कि एब्सेंट में तुमने तनख्वाह कैसे दी थी? वो अपने आप बोलेगा साहब ये पे ऑथोरिटी जिसमें इसने लिखा है कि ही इज ऑन लीव। बोले नहीं 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 साहब बताना तो पड़ेगा। हम 2-3 घंटे बैठे रहे, ये सवाल का जवाब दो जब भी इंक्वायरी आगे बढ़ेगी। वो इंक्वायरी अफसर भी अरे यार आगे बढ़ो ना, आगे नहीं बढ़ेंगे, ये सवाल का जवाब देना ही है। और सवाल का जवाब दिया कि मैंने लिखा था एम्प्लॉयज ऑन लीव। वो ना बोल नहीं सकता था, बोल देता तो हम तो अकाउंट डिपार्टमेंट से जो पे ऑथोरिटी होती थी उसकी जीरोक्स निकाल लाते। तो झूठा स्टेटमेंट देना भी तो गुनाह है ना। तो उसने बोला कि साहब मैंने उसे लिखा एम्प्लॉयज ऑन लीव। तो जब लीव पे था इसलिए तो आपने लीव पे लिखा, और लीव पे था इसलिए मिस्टर में पहले एल लगाया, बाद में दबाव में एब्सेंट लगाई। तो ये प्रूफ हो गया कि कर्मचारी छुट्टी लेके गया था, और फिर SF5 उसकी ड्रॉप। लेकिन डरपोक विटनेस था, उसको हाँ करवाने में हमें बहुत मेहनत किया, लेकिन ब्रांच अफसर इतना नाराज हुआ, कर्मचारी की तो SF5 ड्रॉप हो गई, लेकिन उस इंचार्ज को SF11 दे दिया। तो ये सिचुएशन होती है कि आपको कैसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो साथियों, गवाह के बयान होने के बाद अगर इंक्वायरी अफसर को ये लगता है कि एग्जामिनेशन चीफ हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन बाय डीसी हो गया, लेकिन कुछ सवाल और जवाब इस दौरान ऐसे हुए हैं जिस पर डाउट है, तो गवाह को दोबारा बुला सकते हैं। उसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। और दोबारा बुलाएंगे तो इंक्वायरी अक्सर दोबारा सवाल जवाब पूछ सकता है, वो लिमिटेड होंगे, जो डाउट है उनको क्लियर करने के लिए। और री एग्जामिनेशन हो रहा है तो री क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका भी उसको देना पड़ेगा, जो डीसी री क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। हर पेज की 5 कॉपी बनेगी। हर पेज पे आरोपित कर्मचारी, बचाव सलाहकार और जांच अधिकारी के साइन होंगे। हर गवाह के साथ ही ऐसा होगा। एक कॉपी आरोपित कर्मचारी को दे देंगे, एक कॉपी डिसिप्लिन अथॉरिटी को चली जाएगी, डे टू डे क्या प्रोग्रेस है इसके लिए 2 कॉपी फाइल में लग जाएगी, 1 कॉपी इंक्वायरी अफसर अपने पास रख लेगा। प्रत्येक गवाह के इसी प्रकार से स्टेटमेंट होंगे। तो साथियों, ये क्रॉस एग्जामिनेशन बाय डीसी गवाह इस ढंग से ही प्रत्येक गवाह के होंगे। आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप लोगों का आभार। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ न कुछ डीआर में आपको हेल्प मिल रही होगी, और मैं दूसरे सब्जेक्ट पे भी शीघ्र ही मेरे वीडियो जारी करूंगा।
आप लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। मैं एस डी मीणा।